नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच। 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है, द मेन जॉब ऑफ टीचर इज टू। मेन जॉब ऑफ अ टीचर, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? अगर हम यहां पर देखें तो हमें यहां पर दे रखा है हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, मदद करना, डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स, अनुशासन में रखना, फोकस ऑन टीचिंग ओनली, केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, और पॉइंट आउट मिस्टेक्स, हमें लगातार विद्यार्थियों की गलतियों को इंगित करना। तो गलतियां इंगित नहीं करनी है, केवल टीचिंग के ऊपर फोकस ना करके हमें असेसमेंट के ऊपर भी फोकस करना होता है, फैसिलिटेशन पे भी फोकस करना होता है, इंस्ट्रक्शन पे भी फोकस करना है, तो बहुत सारी चीजों पे फोकस करना होता है। तो ये अधूरा है। और डिसिप्लिन अब हम नहीं करते बच्चों को अब हम सेल्फ डिसिप्लिन के लिए तैयार करते हैं। तो आंसर यहां पर है हमारे पास हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, मदद करना, जिसे यहां पर हम किसके रूप में देखते हैं? फैसिलिटेशन के रूप में देखते हैं। इसे हम किस रूप में देखते हैं? तो इसे हम कहें क्रियान्वयन या सरलीकरण या सुगमीकरण के रूप में, जो हमें देखने को मिलता है शिक्षक का मुख्य कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लैंग्वेज इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन पर, भाषा निम्न में से किसके लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है? तो यहां पर भाषा को आवश्यक नहीं माना है, नॉट ए नेसेसरी कंडीशन। यानी यहां पर पूछा गया है इन चारों में से भाषा आधारित चिंतन कौन सा है, भाषा आधारित सोच कौन सी है, ठीक है, और कौन सी नहीं है, क्योंकि जो नहीं होगी वो आंसर है। तो अगर हम देखें एनालिटिकल थिंकिंग, जब हमें विश्लेषण करना होता है तो ये भाषा में चिंतन हो सा है। तो ये हमारे पास भाषा आधारित चिंतन है, ये लैंग्वेज बेस्ड टीचिंग, लैंग्वेज बेस्ड थिंकिंग है हमारी। जब हमें लॉजिक देने होते हैं, तर्क देने होते हैं, तो भी हम भाषा को आधार देखेंगे, तो भी हमें भाषा आधारित चिंतन देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम क्रिटिकल बात करें, गहन चिंतन करें, तो भी हमारे पास भाषा आधारित चिंतन हमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही केस में हमें भाषा आधारित चिंतन देखने को मिलते हैं। अब जब हम भाषा आधारित चिंतन के लिए यहां पर बात करें तो कहां? जब हम परसेप्शन बनाते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं, तो ये अवधारणाएं हमारे पास ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती हैं और उसके आधार पर फिर हम भाषाई चिंतन करते हैं। ज्ञानेंद्रिया यानी हम प्रतिमा बनाएंगे, हमने एक चीज देखी और उसके अपने मस्तिष्क में इमेज बना ली, वो क्या कहलाएगा? वो भाषा आधारित, वो भाषा रहित चिंतन है। फिर गंध जिसकी आई, यानी हम स्मेल करते हैं, स्मेल करने का नाम देंगे तो वो भाषा हो गया, बिना नाम दिए बस केवल स्मेल आई, हमें अच्छी लगी या बुरी लगी स्मेल, ठीक है। हमने कोई चीज टेस्ट करी, पसंद आया ना पसंद आया वो टेस्ट। तो ये जो चीज हम देख रहे हैं कि जो हम अपने अंदर परसेप्शंस बनाते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं, जो कि बिना भाषा के होती हैं, चक्षु से हमें आइज से देखने को मिलती हैं, साउंड हमें ध्वनि देखने को मिलती है, जैसे शेर का गुर्राना है, तो यहां पे मैंने जो बोला वो शेर का गुर्राना है, लेकिन जो उसकी साउंड है, वो साउंड आप कान में सुन के समझ जाएंगे, अच्छा शेर गुर्रा रहा है, तो इसे गुर्राना कहते हैं। तो ये परसेप्चुअल थिंकिंग जो होती है, ये होती है बिना भाषा के चिंतन। परसेप्चुअल थिंकिंग बिना भाषा के चिंतन होता है, और यही हमारा आंसर है। A student is provided with a choice of 15 topics of his or interest to complete an assignment. This increases his or dash learning. एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसका रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं। तो रुचि के 15 टॉपिक दिए जाएंगे, ये किस चीज में वृद्धि करेगा? सोशल इमोशनल बिहेवियर, सामाजिक भावुक व्यवहार नहीं। जब हम विविध टॉपिक कर रहे हैं तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को करता है, और इसीलिए ये हमारे पास क्या रहेगा? बौद्धिकता को इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है, हमें यहां हमें बहुबुद्धि देखने को मिलती है। यहां हमें बहुबुद्धि देखने को मिलेगी, जितने अलग अलग तरह के टॉपिक उतने अलग अलग तरह का संज्ञान का विकास। तो आंसर यहां पहला रहेगा। किस क्षेत्र में एडीएचडी बच्चों को कठिनाई होती है? एडीएचडी चिल्ड्रन है डिफिकल्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो अगर मैं एडीएचडी की बात करूं तो एडीएचडी क्या होता है? तो एडीएचडी ये हमें किस रूप में देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
तो यहां हमें देखने को मिलता है अवधानहीनता, अति सक्रियता विकार। अवधानहीनता अति सक्रियता विकार। तो जब हम अवधानहीनता अति सक्रियता विकार को देखते हैं तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है अटेंशन, ध्यान की कमी होती है, बिल्कुल होती है। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता तो होती है। इंपल्स कंट्रोल, आवेग नियंत्रण में समस्या होती है। तो तीनों में समस्या है, इसलिए यहां ऑल रहेगा, सभी हमारे पास आंसर रहेंगे। यहां पे हमें सभी देखने को मिलते हैं क्योंकि तीनों चीजें होंगी। बच्चे को ध्यान लगाने में कमी होती है, इसे हम अवधानहीनता कहते हैं। दूसरा, बच्चे को बहुत ज्यादा सक्रियता दिखती है, इसके कारण और सक्रियता दिखने के कारण वो कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, तो इसीलिए बहुत ज्यादा आवेगित दिखेगा, बहुत ज्यादा उथल पुथल करता हुआ दिखेगा। तो यहां पर हमें तीनों चीजें सही दिख रही हैं, इसलिए आंसर यहां पे हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखें, इंटरेक्शनल एनालिसिस टेक्निक फॉर वर्बल बिहेवियर हैव बीन डेवलप्ड बाय। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटरेक्शनल एनालिसिस, मौखिक व्यवहार के लिए सहभागिता विश्लेषण तकनीक। तो यहां इंटरेक्शन एनालिसिस, सहभागिता विश्लेषण तकनीक, तो ये जो टीचिंग मॉडल है जिसमें हम इंस्ट्रक्टर, टीचर को एज अ इंस्ट्रक्टर देखते हैं और बच्चे को हम एज अ इंस्ट्रक्शन फॉलोअर देखते हैं। टीचर अलग अलग तरह से अनुदेशन करता है और बच्चा उस अनुदेशन के अनुसार काम करता है। तो ये जो दोनों के बीच में हमारे पास इंटरेक्शन होती है, वर्बल इंटरेक्शन होता है, मौखिक एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होता है, जिससे बच्चा काम करते हुए फिर चीजें सीख जाता है। तो किस तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए, किस तरह की इंतरक्रिया होनी चाहिए, इसका एनालिसिस करना हर एक्टिविटी में, ये जो मॉडल है, ये मॉडल दिया गया है फ्लैंडर्स के द्वारा। ये फ्लैंडर्स का मॉडल है, इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक या फिर सिस्टम हम कहें, जिसमें टीचर और बच्चे की आपसी बातचीत कैसी होनी चाहिए जिससे कि टीचर अनुदेशन दे दे, इंस्ट्रक्शंस दे दे और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग फैसिलिटेट हो सके, अनुदेशन नियोजन को हम क्रियान्वित कर सकें, सरलीकृत कर सकें, सुगमीकृत कर सकें कक्षा में। इसके लिए जो एनालिसिस मॉडल है वो फ्लैंडर के द्वारा दिया गया है। तो साथियों, यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे और पुराने कंसेप्ट्स आपने बहुत सारे रिवाइज किए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।